नाज़रीन साहब की मोहतरम, अगर मैं खुशामदीद जनाब इमरान खान साहब को आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ा धचका पहुंचा है और उनकी इंतखाबी सियासत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया है, क्योंकि पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाली 10 इंपॉर्टेंट कदावर शख्सियात ने इंतखाबी अमल से न सिर्फ दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, बल्कि उनमें से तो चंद ऐसे भी हैं जिन्होंने जनाब मुस्लिम लीग नून के जो जहाज़ है उसके ऊपर अब सवारी करने का फैसला किया है और अपने साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब ये है जनाब कि ये इंतखाबात से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पुंगी है वो ना सिर्फ बजने जा रही है, बल्कि इमरान खान साहब के लिए इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। अब यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि वो अहम तरीन 10 शख्सियात कौन सी हैं जिन्होंने इस इंतखाबी सियासत से अलग होने का फैसला किया है, और वो तमाम शख्सियात कौन कौन सी हैं जिन्होंने इमरान खान के डूबते टाइटैनिक से उतरने का फैसला किया है और इस वक्त वो समुंदर के अंदर ठंडे पानियों में, मौजूदा सर्दी के अंदर ठंडे पानियों में कोई ऐसा फट्टा ढूंढ रहे हैं जिसके ऊपर वो चढ़ जाएं और जनाब सीटियां मार मार के इर्द गिर्द वाले जहाज़ों को या इर्द गिर्द वाले दीगर अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके कि जनाब सान बचा लो। सूरत हाल तो इसकी तरफ इशारा करी है और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये जो एक मुहिम का आगाज हुआ है वो कुरान करीम पर हल्फ देने वाला, वो सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि जनाब ये जो लोग हैं ये डूब जाएं जरूर लेकिन कोई फट्टा अपने लिए तलाश ना करें। ये सारी सूरत हाल का इनफैक्ट जो है ना चीज़ें इस तरीके से आगे चलती हैं कि आज सुबह जब मैं अपनी वीडियो की तैयारी के लिए ये लैपटॉप खोला और सोशल मीडिया को सर्च करना शुरू किया तो लाहौर के एक इंतखाबी हल्का है NA-128, जहां से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं और वहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार हैं इमरान खान साहब के वकील जनाब सलमान अकरम राजा साहब। और हल्का बड़ा ही इंपॉर्टेंट हल्का है क्योंकि इस हल्के से हमेशा, चूंकि अब नई हल्का बंदियां हुई हैं, लेकिन ये वो हल्का ट्रेडिशनली मुस्लिम लीग नून का गढ़ तस्वर किया जाता था और यहाँ से इसी हल्के से सरदार अयाज सादिक साहब ना सिर्फ मुसलसल मुंतखब हुए थे बल्कि यहाँ पर एक नहीं 2 मरतबा अयाज सादिक साहब ने जनाब इमरान खान साहब को शिकस्त भी दी थी। और फिर इसी हल्के में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ था जहाँ पर अलीम खान साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था और अलीम खान साहब को भी शिकस्त दी थी अयाज सादिक साहब ने। तो लिहाजा ट्रेडिशनली ये एरिया मुस्लिम लीग नून का एक सेंट्रल पॉइंट समझा जा सकता है क्योंकि बहुत बड़े बड़े एरियाज आते हैं। समनाबाद है, इसमें चरा है, इसमें कंबो कॉलोनी है, इसमें मजंग का एरिया है, आगे चले जाएं तो टेंपल रोड वाली साइड सारा बहुत कंजस्टेड ये एरिया है। लिहाजा यहाँ पर जो सलमान अकरम राजा साहब हैं वो एक अपने जो कॉर्नर मीटिंग है किसी भी ऑफिस के अंदर वहाँ पर मौजूद हैं और उनके सामने एक कुरान करीम लाया जाता है। वो उस कुरान करीम के ऊपर हाथ रख कर हल्फ दे रहे होते हैं कि जनाब मैं इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद इमरान खान का वफादार रहूँगा, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में शामिल रहूँगा, मैं किसी भी मौके पर इमरान खान के एतमाद को धोखा नहीं दूंगा और मेरी जो सियासत है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के इशारे पे होगी, जो इमरान खान कहेगा वो करूंगा, मैं इस तरह की। और फिर जब ये एक चीज देखी तो फिर मैंने मुख्तलिफ चीजों को देखा तो ये एक बाज़ाब्ता तौर पर मुहिम की सूरत इख्तियार कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार। बिल्कुल वैसे ही जैसे माजी में मुख्तलिफ लोग ये वीडियो बयान जारी करते थे कि जनाब मैं इस वक्त जो एक जगह पर छुपा हुआ हूं, मैं वहां से ये बयान दे रहा हूं कि जनाब मैं इमरान खान के साथ हूं और अगर इसके बाद मेरा कोई और वीडियो बयान आए जहां पर मैं अपने इस मौक़िफ़ से हट रहा हूं तो तुसी समझ लेना पाएं कि मैं जो है वो किसी दबाव के तहत या किसी नामालूम के कब्जे में आकर ये बयान दे रहा हूं, अदरवाइज मेरी जो लॉयल्टीज हैं वो इमरान खान के साथ ही हैं। बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन मुझे इस वक्त लगी और फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ जगहों पर देखा तो मुझे मुख्तलिफ उम्मीदवारों की तरफ से ये सारी की सारी सूरत नजर आई। हत्ता के खुद चेयरमैन पीटीआई, मौजूदा चेयरमैन पीटीआई जनाब बैरिस्टर जो गौहर अली खान साहब ने कल बुनेर से, जो उनका एक इंतखाबी हल्का है, वहां से उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया और इंतखाबी मुहिम का आगाज भी ऐसे ही हलफ से किया। तो इसका मतलब यह है कि ये एक पार्टी पॉलिसी है। अब इस सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि ये पार्टी पॉलिसी क्यों है। अब अगर इस सवाल का हमें जवाब तलाश करना है तो हमें फिर गुज़िश्ता 24 घंटे में होने वाली चंद एक एक्टिविटीज पर गौर करना पड़ेगा और खास तौर पर कल लाहौर में होने वाली मरियम नवाज का जो वर्कर्स कन्वेंशन है और उसके साथ साथ हमजा शहबाज साहब की खुद अपने हल्के में जो एंट्री है, हमें उसको मद्देनजर रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो वाकया है इसमें इस बात की तरफ इशारे मिल रहे हैं कि मरियम साहिबा के हल्के से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार थे मोहम्मद वसीम साहब, उन्होंने
ना सिर्फ इंतखाबी अमल से दस्तबरदारी का फैसला किया है, बल्कि वो साथियों समेत मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि बहुत सारे और हलकों से भी जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो मुस्लिम लीग नून के अंदर उनकी शमूलियत का अमल जारी है। हत्ता कि एक सर्च करते करते मुझे एक ऐसा जो है ना एक वकूआ, दो वकूए मुझे नज़र आ गए जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी के हामिल हैं। एक है हल्का जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं जनाब मनाजर अली रांझा साहब। मनाजर अली रांझा साहब के हल्के के इलेक्शन जो हैं वो मुलतवी हो गए थे, और मुलतवी होने की वजह ये थी कि वो जो हल्का था NA 83 और NA 85, वहाँ से एक ही शख्स दो हलकों पे इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन इलेक्शंस के प्रोसेस के दौरान ही तकरीबन 2 जनवरी को वो जो साहब थे उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल होने के बाद 3 जनवरी को उनकी तदफीन हो गई। लेकिन उनके ये जो अहम जो शरारती किस्म के लोग होते ना किसी भी जगह पर मोहल्ले में, उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन के अंदर एक दरख्वास्त दे दी कि जनाब अब आपने ये बैलेट पेपर्स वगैरह छपने चले गए हैं और हमारे जो उम्मीदवार का जो इंतकाल है वो हो गया है, लिहाजा इस हल्के के इंतखाबात को रोका जाए। जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 83 और NA 85 सरगोदा के इलेक्शंस को मुलतवी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुनाजर अली रांझा साहब को जब इस बात की इतला मिल चुकी, वो खुद इस हल्के से पेश हो रहे थे, तो जनाब उम्मीदवार ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि मुझे रिटर्निंग ऑफिसर का नोटिस मिला कि आपके हल्के के उम्मीदवार का इंतकाल हो गया। इंतकाल करने वाले उम्मीदवार का डेथ सर्टिफिकेट 15 जनवरी का है जो इसमें लगाया गया है, जबकि हकीकत ये है कि ये उम्मीदवार साहब जो थे इनका इंतकाल 2 जनवरी को हुआ था, 3 जनवरी को इनकी तदफीन हुई थी। ये उसका रिकॉर्ड है, वो सारे का सारा कब्रिस्तान का डाटा, वो जो रजिस्टर कब्रिस्तान की नहीं होती जिसके अंदर जो है तदफीन के लिए कब्र की जगह का इंतखाब, वो जो फीसें रसीदें रसूदें सारी जनाब मुनाज़र अली रांझा साहब ने जनाब उनके सामने पेश की, शाहनवाज रांझा साहब ने। और फिर उसके बाद जनाब पता चला कि ये तो सारे के सारी एक फेक एक्टिविटी थी। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये जो नोटिफिकेशन है NA 83 और NA 85 का, इसको मनसूख किया। इसी तरीके से ये जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार हैं, ये गुजरात के एरिया से इलेक्शन लड़े। ये वही हल्का है जहां से मुस्लिम लीग नून ने अपने एक सीनियर उम्मीदवार जनाब चौधरी जाफर इकबाल साहब को कुर्बान किया था, और उस कुर्बानी के एवज एयर चीफ मार्शल जनाब जहीर अहमद सिद्धू साहब के भाई नसीर अहमद सिद्धू साहब को मुस्लिम लीग नून का टिकट अलॉट किया गया था। अब इस हल्के में एक जानिब तो यकीन तो मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर और दरीना कारकुन की हक तलफी हुई, वहीं पर नामालूम जो हाथ हैं उन्होंने काम कर दिखाया। और ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं चौधरी अलियास साहब, इनके कागजात नामजदगी वापस ले लिए गए और कानो कान किसी को पता नहीं चला। होता यह है कि कुछ जाली स्टैम्प पेपर तैयार किए जाते हैं जिसमें इस बात का जिक्र किया जाता है कि जनाब चौधरी अलियास साहब इलेक्शन लड़ने के हक में नहीं है, वो इलेक्शन से दस्तबरदारी चाहते हैं और वो नसीर अहमद सिद्धू साहब के हक में अपना जो कागजात नामजदगी हैं वो वापस लेते हैं। नामालूम तरीके से ये कागज वहां पर जाते हैं और नामालूम तरीके से ये कागज वापस हो जाते हैं। हालांकि जो कवायद हैं उसके मुताबिक ये जरूरी है कि उम्मीदवार खुद मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर के रूबरू पेश होगा और अपने कागजात नामजदगी वापस लेगा। लेकिन चौधरी अलियास साहब कहते हैं कि जनाब मुझे पता नहीं लगा, और मुझे उस वक्त पता चला कि जब उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी होती है और मेरा नाम जो है उसमें शामिल नहीं होता, मैं जब पता करता हूं तो बताया जाता है कि जनाब मेरे कागज तो वापस हो गए हैं और अब मैं हाई कोर्ट जाऊंगा और हाईकोर्ट जाकर इस सारे प्रोसेस को चैलेंज करूंगा कि जनाब मैं तो वहां पर गया ही नहीं। और ये वाकया यकीनी तौर पर बहुत ही ज्यादा हैरान कुन है, क्योंकि मैं ये समझता था कि ये नामालूम तरीके वाली जो फैसिलिटी है ये किसी और जगह पर है, एयर चीफ के पास या एयर मार्शल के ये एयर फोर्स के पास शायद ये नामालूम वाली फैसिलिटी नहीं है। लेकिन ये भी बड़े कारीगर हैं, मुझे लगता है कि ये कारीगरी इन्होंने आगे दिखाना शुरू कर दी है। इसी तरीके से वो जो 10 पंजाब के इंतखाबी जो है अहम तरीन खानवादे जो अब जनाब इमरान खान साहब से अलग हो रहे हैं और अपनी अलग हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, या वो इंतखाबी अमल से बिल्कुल दस्तबरदार हो गए हैं, 10 सियासी खानवादे, वो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, ये जो 10 कदावर सियासी शख्सियात हैं ये पाकिस्तान की सियासत में तवील अरसे से मौजूद हैं
اور ان میں سے کئی شخصیات ایسی ہیں جو 1970 سے لے کر اب تک مسلسل پاکستان کی سیاست کے اندر کسی نہ کسی طریقے سے رول پلے کرتی رہی ہیں، اور ان میں سے اکثریت نے جو الیکشنز ہیں وہ آزاد حیثیت میں جیتتے آئے ہیں، اور یا ان کے پاس جو ٹکٹس ہیں وہ ہوا کا رخ دیکھ کر ہی پارٹی کو جوائن کرتے ہیں اور اپنے حلقے کی سیٹ کو تحفہ دیتے ہیں مستقبل میں آنے والی جماعت کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام لوگ بڑے اچھے اور گھاگ قسم کے لوگ ہیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، سردار نصر اللہ دریشک صاحب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بڑے ہی طویل عرصے سے موجود ہیں۔ نون لیگ کے اندر ان کا رول رہا، نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی ساتھی رہے، پھر مسلم لیگ کاف کے اندر شامل ہو گئے، مسلم لیگ کاف کے بعد جناب انہوں نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا، نون لیگ میں شامل ہو گئے، پھر نون لیگ کے بعد دوبارہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے، اور اب انہوں نے انتخابی سیاست سے دستبرداری کا اعلان کر دی ہے۔ وہ اب یہ جو فروری کا الیکشن ہے وہ اس میں حصہ نہیں لے رہے۔ فواد چودھری صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب کا بھی ایک جو سیاسی خانوادہ ہے وہ موجود ہے، اور خود فواد چودھری صاحب کی جیلم کے حلقے کے اندر اپنی بہت ہی سٹینڈنگز موجود ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب کی طرف سے ایک خط تحریر کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، جس میں فواد چودھری صاحب نے بھی انتخابی سیاست سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے فروری کے میں ہونے والے الیکشن سے دستبرداری کا فیصلہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب میں اپنی ذات کے لیے تو مصیبتیں جھیل سکتا ہوں، لیکن میرے اہل خانہ اگر مصیبت میں آئیں تو ایسے الیکشن لڑنے کا کیا فائدہ۔ اسی طریقے سے ایک بڑے سینئر سیاستدان رہ چکے ہیں جناب ذوالفقار کھوسہ صاحب، سابق گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، اور مسلم لیگ نون کے اندر کا طویل عرصہ انہوں نے ان کے ساتھ ان کی رفاقت تھی، لیکن پھر یہ رفاقت ٹوٹ گئی، اور اب جناب ذوالفقار کھوسہ صاحب بھی الیکشنز نہیں لڑ رہے۔ ذوالفقار کھوسہ صاحب 1962 سے رکن اسمبلی جو ہے وہ منتخب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے لیا سے پرانے سیاستدان ہیں نیاز احمد جھکڑ صاحب۔ نیاز احمد جھکڑ صاحب بھی ہوا کا رخ دیکھ کر سیاست کرتے رہے تھے، اور حالیہ دنوں میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے ہی الیکشن لڑا تھا، اور اب نیاز احمد جھکڑ صاحب جو ہے انہوں نے بھی اپنی انتخابی سیاست سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مظفر گڑھ سے 1985 سے صوبائی اور قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہونے والے سردار عاشق گوپانگ صاحب بھی جو ہے وہ اس مرتبہ الیکشن نہیں لڑے۔ عاشق گوپانگ صاحب جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی دونوں کے الیکشن لڑتے رہے ہیں۔ اس مرتبہ عاشق گوپانگ صاحب نے بھی جو ہے انتخابی سیاست سے علیحدگی کا فیصلہ کیا ہے۔ سکندر حیات بوسن صاحب، یہ بھی جنوبی پنجاب کی سیاست اور ملتان کی سیاست میں ان کا بڑا رول رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کے اندر بھی رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی رہے ہیں، آزاد حیثیت سے بھی الیکشن لڑا ہے۔ گزشتہ الیکشن انہوں نے آزاد حیثیت سے لڑا تھا، کیونکہ پی ٹی آئی میں انہوں نے آخری وقت میں شمولیت اختیار کی تھی، وہاں پر رولا ڈل گیا۔ پھر یہ احمد حسن ڈیڑھ ہے، اس کو ٹکٹ دیا گیا، اور سکندر بوسن صاحب سے ٹکٹ واپس لیا گیا۔ بعد میں یہ احمد حسن ڈیر جو ہیں یہ انہوں نے عمران خان کے ساتھ غداری کی، اور انہوں نے مسلم لیگ تحریک عدم اعتماد کے موقع پر انہوں نے اپنی وفاداریوں کو تبدیل کیا، اور جو ہے بوسن صاحب چونکہ وہ الیکشن ہار گئے تھے، اب بوسن صاحب اس الیکشنز کے اندر وہ بالکل بھی شرکت نہیں کر رہے۔ گوجرانوالہ سے عثمان ابراہیم صاحب، یہ بھی الیکشن لڑے تھے 1985 سے لے کر 2018 کے، انہوں نے تمام الیکشن لڑے اور جیتے۔ اس مرتبہ جناب یہ بھی الیکشن نہیں لڑے۔ پاکستان تحریک انصاف سے 2018 کے الیکشن لڑنے والے پتوں کی قصور سے جو ہے سردار طالب حسین نقئی صاحب، وہ بھی الیکشن لڑتے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ جناب یہ جو ہے طالب حسین نقئی صاحب یہ بھی الیکشن نہیں لڑ رہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جناب یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ چھوڑنے کی پوزیشن میں ہیں، اور نہ ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں اگر ووٹ بینک ہے تو وہ عمران خان کا ہے، اور یہ ایک پرسیپشن ایسا ہے جس پر بہت ہی زیادہ مسلم لیگ نون کو غور کرنا چاہیے۔ موجودہ حالات میں مسلم لیگ نون ہمیں انتخابی سیاست کو اور خاص طور پر اس والی انتخابی مہم کو کچھ زیادہ سیریسلی لیتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ چہ جائے کہ آج نواز شریف صاحب نے مانسہرہ میں دوسرے انتخابی جلسے سے خطاب کرنا ہے۔ مانسہرہ سے نواز شریف صاحب خود بھی الیکشن لڑے ہیں، لیکن ابھی تک نواز شریف صاحب کی طرف سے جو ہے وہ اس طریقے سے انتخابی مہم کو انہوں نے نہیں اٹھایا جیسے وہ ماضی میں اٹھاتے رہے ہیں۔ میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ 2018 کی اگر آپ انتخابی مہم کا جائزہ لیں، مسلم لیگ نون نے وہ جو انتخابی مہم چلائی تھی اور نواز شریف اور مریم نواز کے بغیر چلائی تھی، اس انتخابی مہم میں مسلم لیگ نون کی طرف سے پورے
पूरे पाकिस्तान में कमो बेश 68 पब्लिक गैदरिंग्स की गई थी मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ ज़िलाई हेडक्वार्टर्स और डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर 68 जलसे किए गए थे, जहां पर शहबाज शरीफ साहब ने जाकर खिताब किया था और मुस्लिम लीग नून की दीगर लीडरशिप ने खिताब किया था। मुल्क गीर जलसे थे जहां पर लीडरशिप ने आकर इस मुहिम को आगे बढ़ाया था। इस मरतबा अभी तक सिर्फ 14 इंतखाबी जलसों के शेड्यूल का ऐलान किया गया है और यकीनी तौर पर जलसे अगर आप ये भी समझें कि आपके मुकाबले में कोई भी उम्मीदवार नहीं, लेकिन इंतखाबी अमल को जवाज़ फराहम करने के लिए ज़रूरी है कि आप इस पूरे के पूरे इंतखाबी अमल के अंदर संजीदगी के साथ शिरकत करें। मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो इजहार लाताल्लुकी है इंतखाबी अमल से, इसका खमियाजा मुस्लिम लीग नून को इंतखाब के बाद भुगतना पड़ेगा अगर वो इलेक्शन जीत गए तो। और अगर इंतखाब के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनती है तो फिर ये जो लाताल्लुकी है इंतखाबी मुहिम के दौरान, ये इंतखाबी अमल को मुतनाज़ा बनाने के लिए जवाज़ फराहम करेगी। और सियासत नाम ही ऑप्टिक्स का है, और अगर आपके जो ऑप्टिक्स हैं वो शुरू से ही ख़राब हो जाए, शुरू से ही मुतनाज़ हो जाए, तो फिर ये जो सूरत हाल है ये संगीन होती है। मेरा ये ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन को इस सूरत हाल का ज़रा नोटिस लेना चाहिए कबल इसके कि ये हालात उनके काबू से ही बाहर हो जाए और जवाज़ जो जीत का उनके पास होना चाहिए कहीं वही उनके हाथ से ना निकल जाए। अपनी राय को जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।